देखना, इसमें केवल कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचनाएं कुछ रह गई हैं। यहां से भी प्रश्न आपके जो है वो आने लगे हैं। पहले यहां से नहीं आते थे, लेकिन आपके पेपर में यहां से भी प्रश्न आए हैं। सुनना, लास्ट ही जो आपका 2023 में पेपर हुआ उसमें आलोचना से भी प्रश्न आया है। देखना, समझना, कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्या है। तो कुछ प्रमुख आलोचनाएं ली हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हमने लिख दी है। पहली आलोचना है परिकल्पनात्मक परिस्थितियां, और इसी में और आलोचनाएं भी हैं। हमने दूसरी आलोचना लाई है जेंडर पूर्वाग्रह, तीसरी आलोचना जो है इसी में ली गई है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, और चौथी आलोचना में आयु पूर्वाग्रह को लिया है। और लास्ट में ये दो अनुप्रयोग बताए हैं जो लॉरेंस कोहल वर्ग ने किसके लिए बताए हैं, मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के लिए बताए हैं, शिक्षकों के लिए बताए हैं और समाज के लिए बताए हैं। तो ये चीजें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये यहां से सारा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये परिकल्पनात्मक परिस्थितियां क्या हैं, या परिकल्पनात्मक परिस्थितियां होती क्या है। इसको एक प्रकार से देखा जाए तो परिकल्पनात्मक को कहा जाता है हाइपोथेटिक्स, यानी कि एक प्रकार से ऐसी कोई वास्तविक परिस्थिति नहीं रहेगी, केवल कल्पना के आधार पर एक ऐसी परिस्थिति तैयार की जाएगी और उसी परिस्थिति में उस बालक को रखा जाएगा और उसी के आधार पर क्या किया जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। जैसे आपके कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है, वो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। तो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है, सर समझना, कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है, वो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है उसमें हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्होंने जीन पियाजे की तरह ही कहानी कथन पद्धति का प्रयोग किया है। यानी कि ओवरऑल ये क्या करते हैं, बच्चों को कुछ कहानियां सुनाते हैं, उन्हीं कहानियों के आधार पर क्या करते हैं, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर जब बच्चा देता है तो उसकी नैतिकता का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। तो क्या उसको वास्तविकता में क्या कोई कहानी में रोल प्ले करने के लिए दिया जाता, नहीं, केवल उसको ओरली कहानियां सुनाई जाती हैं। वो ओरली तौर पर अपने मस्तिष्क को किस जगह पर रखता है, जैसे कि कोई एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। तो वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, केवल हाइपोथेटिकल रूप से ही ऐसी परिस्थिति क्या की जाती है, तैयार की जाती है परिकल्पनात्मक रूप से। तो अब उस परिकल्पनात्मक परिस्थिति में होता क्या है, वो एक प्रकार से इनकी आलोचना है। इन्होंने कुछ भी वास्तविकता के पटल पर नहीं उतारा। थॉर्नडाइक हुए, स्किनर हुए, और इतने मनोवैज्ञानिक हुए, जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक हुए, इन सभी ने क्या किया, तो इन सभी ने, ध्यान से समझना है, इन सभी ने, चाहे आपका थॉर्नडाइक हुआ, उसने बिल्ली का प्रयोग करके दिखाया है। उसमें बिल्ली को पिंजरे में बंद किया जाता है, कुत्ते के साथ भी प्रयोग किया गया, लेकिन इनके द्वारा कोई प्रयोग नहीं किया गया। केवल कहानियों को बच्चों को सुना करके उन्हीं के आधार पर क्या किया गया, निष्कर्ष निकाला गया। बात समझ पाए कि नहीं। तो यहां पर ये कहते हैं ये टोटल जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, परिकल्पनात्मक परिस्थितियां हैं। यही भी इनके क्या है, आलोचना के अंतर्गत आता है। और इन्होंने कहा है कि इन परिकल्पनात्मक परिस्थितियों में जरूरी नहीं कि जो वास्तविकता है उस तक पहुंचा जाए। देखना कैसे कहा इन्होंने, इसी के नीचे लिखा है कि नैतिक जो तर्क रहेगा वो नैतिक व्यवहार के बराबर नहीं होता। मतलब क्या, जरूरी नहीं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बच्चा जो भी तर्क प्रस्तुत करे उसको अपने व्यवहार में क्या करे, ढाले। बात समझना क्या कह रहे हैं यहां पर। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब है, परिकल्पनात्मक परिस्थितियों का मतलब है, जरूरी नहीं कि किसी नैतिक तर्क की अवस्था में बच्चा किसी सिचुएशन में है और कोई तर्क दे रहा है, जरूरी नहीं कि उस तर्क को वो अपने व्यवहार में क्या कर ले, बदल ले। इसलिए यहां पर कहा है कि नैतिक तर्क जो है वो नैतिक व्यवहार के बराबर नहीं होगा, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। यहां पर उन्होंने कहा है नैतिक तर्क व नैतिक व्यवहार में गहरा संबंध तो होगा, लेकिन यह हमेशा सच हो ऐसा भी जरूरी नहीं। इसको समझाने के लिए हम तुम्हें एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि एक घूसखोर कर्मचारी है, उसकी कथनी और करनी में क्या रहता है, अंतर रहता है। कैसे, एक घूसखोर का मतलब है वो रिश्वत लेता है। यहां तो भैया हम 4 लोगों के सामने खड़े हैं, समाज में खड़े हैं, 4 लोगों के सामने हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि भैया मैं तो 1 रुपए रिश्वत की नहीं लेता। चाहे कोई नेता हो, नेता कह रहा है भैया मैं तो बहुत ही ईमानदारी से काम करूंगा, मैं 1 रुपए भी किसी का उल्टा सीधा नहीं कमाऊंगा। लेकिन जब हम अपने वर्किंग सिस्टम में गए, ऑफिस में गए काम करने के लिए, चाहे नेता हो चाहे कोई कर्मचारी हो, मौका पाते ही वो क्या मांगेगा, घूस जो है वो मांगने का कार्य कर लेगा। यानी कि उसने नैतिकता तर्क के आधार पर कुछ और दी थी, लेकिन जब कार्य करने के लिए गया ऑफिस में
तो उसकी जो नैतिक तर्क था वो व्यवहार में नहीं बदला। यानी कि वहां पर तो उसने, जैसे देखना, एक कर्मचारी है, एक नेता है, वो शपथ लेता है कि मैं कभी भी भ्रष्टाचारी नहीं करूंगा, कभी भी घूसखोरी नहीं करूंगा, लेकिन ये जो तर्क दिया है उसने अपने मस्तिष्क से दिया है, बड़ी बड़ी बातें की हैं, ये तर्क है। लेकिन जब वो वर्किंग सिस्टम पर पहुंचा, काम करने के लिए पहुंचा, वहां उसने घूस लेना क्या कर दिया, प्रारंभ। तो घूस लेना प्रारंभ किया है, वो कार्यवाही है, वो व्यवहार है, लेकिन जो बातें कर रहा था बड़ी बड़ी, वो क्या कह रहा है, उसका तर्क है। तो नैतिक तर्क नैतिक व्यवहार के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। बात समझ पाई कि नहीं समझ पाए? ये इनकी क्या है, एक आलोचना। तो ये अब कहा, इसका मतलब यहां से क्या, तो ये कहते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग साहब, मतलब बाद में अन्य मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने आलोचना की, अरे सर, कोई भी व्यक्ति आज की डेट में कोई सिद्धांत देके चला जाएगा, इन्होंने ये सिद्धांत बहुत पहले दिया था, उसके बाद से बहुत सारी चीजें चेंज हुई, तो थ्योरियां भी चेंज होती हैं, लोगों की सोच बदलती है, उसके आधार पर लोगों ने इनके सिद्धांत को क्या कर दिया, आलोचना की श्रेणी में खड़ा कर दिया कि आपके सिद्धांत में कई कमियां भी हैं। उनमें से एक कमी क्या बताई गई कि आपने सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया है, परिकल्पनात्मक परिस्थिति पर। व्यक्ति परिकल्पनात्मक परिस्थिति पर अपनी सोच के आधार पर तर्क तो कुछ भी दे देगा, अच्छे से अच्छा तर्क दे देगा, लेकिन जरूरी नहीं उस तर्क को अपने व्यवहार में क्या कर पाए, ढाल पाए। बात समझ पाए कि नहीं? तो याद रखना, उन्होंने कहा आपने बच्चे से प्रश्न पूछा, बच्चे ने परिस्थिति के आधार पर, उस प्रश्न के आधार पर, अपने मानसिक क्षमता के आधार पर तर्क दे दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि यहां कहानी जो आपने सुनाई है उसने जो तर्क दिया है उसको ही अपने व्यवहार में क्या कर ले, परिवर्तित कर ले। हो सकता है उसका व्यवहार डिफरेंट हो। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जैसे एक बच्चे को आपने किसी ऐसी सिचुएशन में डाला कि वो अपना हित त्यागते हुए, जैसे देखना, एक बच्चे से कहा बेटा तुम कितने ईमानदार हो, वो बोल रहा है कि मैं कानून और समाज के नियम को नहीं तोड़ूंगा, मैं कभी भी परीक्षा में नकल नहीं करूंगा, मैं कभी भी परीक्षा में नकल नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से परीक्षा पास करूंगा। और पहुंचा एग्जाम हॉल में और सारे लोग नकल कर रहे थे, हमने जो तर्क दिया था उसके उलट हम भी नकल करने में जुट गए, यानी कि हमने नैतिक व्यवहार क्या कर डाला, बदल डाला। बात समझ पाए कि नहीं? तो यहां पर यह एक आलोचना है कि नैतिक तर्क में कुछ और बातें होती हैं, लेकिन नैतिक व्यवहार एक्शन व्यक्ति कुछ और ले लेता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि डिफरेंस हो, कभी कभार सेम भी हो जाएगा। इसलिए नैतिक तर्क नैतिक व्यवहार के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। जो उन्होंने जीन पियाजे, जो आपके कोहलबर्ग ने कहा कि हमेशा जो नैतिक, ध्यान करो, हमने तीन आपको अवस्थाएं, तीन शब्द स्टार्टिंग बताए थे। सबसे पहले नैतिक दुविधा होगी, दुविधा के आधार पर नैतिक तर्क होगा, और नैतिक तर्क को ही किसमें बदला जाएगा, नैतिक व्यवहार में। उन्होंने कहा जरूरी नहीं कि नैतिक तर्क ही हमेशा नैतिक व्यवहार में बदले, नैतिक तर्क की उलट भी नैतिक व्यवहार हो सकता है। बात समझ पाए? तो नैतिक तर्क से उलट नैतिक व्यवहार होगा, यह कोहलबर्ग की क्या है, एक आलोचना है जो अन्य मनोवैज्ञानिकों ने की। बात समझ पाए कि नहीं सर? कोई डाउट है इसमें? अब इसको फिर पढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं सर? सर थ्योरी कुछ भी लिखी हो, थ्योरी तो किताब में रहती है, वही लिखना पड़ता है। हम तुम्हें जो एक्सप्लेन कर रहे हो तुम उस पर फोकस करो, अब इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। परिकल्पनात्मक परिस्थिति समझ गए क्या है, नैतिक तर्क नैतिक व्यवहार के बराबर नहीं होता है, वो भी समझ गए। अर्थात नैतिक तर्क व नैतिक व्यवहार में गहरा संबंध तो होगा, यानी कि नैतिक व्यवहार नैतिक तर्क पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं कि ऐसा हमेशा ही सच हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। हमने कहा एक घूसखोर कर्मचारी है, बड़ी बड़ी कसमें खा के गया है कि मैं कभी भी रिश्वत नहीं लूंगा, हो सकता वो कभी ना ले, और हो सकता एक दिन उसका ईमान डोल जाए और वो रिश्वत को ले डाले। बात समझ पाई कि नहीं? तो उसकी कथनी और करनी में क्या हो गया अंतर। इसलिए जो उसने कथनी यानी कि कहा था वो तर्क था, और करनी जो उसने किया है वो क्या है, नैतिक कार्रवाई है। तो दोनों में अंतर हो भी सकता है और नहीं। बात समझ पा रहे कि नहीं? अब इसके बाद यदि कहें कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक सोच से संबंधित है, देखना सर जरा कैसे नैतिक सोच से संबंधित है। इन्होंने कहा नैतिक, कोहलबर्ग कहते हैं कि हमारा जो सिद्धांत है वो बच्चे की नैतिक विकास की अवस्था को दर्शाता है कि किस प्रकार से बच्चे में नैतिकता का विकास होता है। लेकिन अन्य जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि कोहलबर्ग साहब आपका जो सिद्धांत है वो किससे पर आधारित है, केवल नैतिक सोच से संबंधित है। यानी कि केवल सोच के आधार पर ही आप तर्क प्रस्तुत करते हो कि क्या सही और क्या गलत।
भाई कोई व्यक्ति तर्क अगर प्रस्तुत कर रहा है तो मस्तिष्क में सोच कर ही तो तर्क प्रस्तुत करेगा। तो उन्होंने कहा आपका सिद्धांत नैतिक विकास का प्रस्तुतिकरण नहीं है, यह महज केवल क्या है, एक नैतिक सोच से संबंधित है, जो व्यक्ति की सोच को दर्शाता है कि इस विषय पर, इस परिस्थिति पर अमुक व्यक्ति की सोच क्या है या राय क्या है। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि 4 व्यक्तियों को हिंज की कहानी अगर सुनाई जाए तो सबके जवाब अलग अलग होंगे। सेम प्रश्न अगर पूछा जाए तो कुछ और कहेगा, कुछ और कहेगा, कुछ और कहेगा। तो अन्य मनोवैज्ञानिक कह रहे सभी लोगों के अलग अलग प्रश्न होने का मतलब है कि सभी की अलग अलग सोच को दर्शा रहा है, उनकी नैतिक सोच को प्रदर्शित कर रहा है। बात समझ पाए? ना कि उनके नैतिक विकास को। तो यहां पर उन्होंने कहा हमारा सिद्धांत नैतिक विकास से है कोहल वर्ग ने, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना की कि आपका सिद्धांत नैतिक सोच से संबंधित है। बात समझ पा रहे कि नहीं भाई? जैसे जीन प्याज कोहल वर्ग की कहानी जब 16 वर्ष से कम बच्चों को सुनाई गई तो कहा कि बताओ क्या हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए? तो एक बच्चा बोला नहीं, हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए, हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी बीमार है। नहीं चोरी की तो पत्नी को कैसे बचाएगा? यहां पर उस बच्चे की यह सोच है, उसने तर्क दिया है, अपने आधार पर, अपनी सोच के आधार पर तर्क प्रस्तुत किया है। दूसरा कह रहा नहीं उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना गलत बात होती है। तो ये उस बच्चे का खुद की सोच से संबंधित विचार है, इसमें उस बच्चे का नैतिक विकास नहीं। ये कौन? हम नहीं कह रहे, ये अन्य मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इनकी आलोचना की है, ये वो कह रहे हैं। बात क्लियर है? आगे चलते हैं सर, ये समझाई दिया है। यहां पर इन्होंने फिर एक पॉइंट कहा है, हमें क्या करना चाहिए और हमारी वास्तविक क्रियाएं क्या हैं, उनके मध्य एक बड़ा अंतर होता है। जो अन्य मनोवैज्ञानिक आए उन मनोवैज्ञानिकों ने इनकी सिद्धांत का विरोध किया, इनके जो सिद्धांत देखे थे उनका विरोध कहा हमें क्या करना चाहिए। भाई हम क्या करना चाहते हैं? देखा होगा कि कोई नेता है बड़े बड़े वादे कर रहा है, देखा होगा जैसे चुनाव आया है तो बड़े बड़े वादे करके जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तो तुम्हारी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ नेता फिर दिखाई नहीं देंगे। यानी कि हमें क्या करना चाहिए और हम वास्तविक क्रियाएं की हम आखिर क्या करेंगे, दोनों में क्या होता है, एक बड़ा अंतर होता है। जबकि आप कह रहे हो जो व्यक्ति नैतिक तर्क प्रस्तुत करता है उसी के अनुसार व्यवहार करता है, गलत है। यानी कि जो नैतिक तर्क और व्यवहार को जोड़ा है कोहल वर्ग ने, उन दोनों में अंतर बताया है किन्होंने? अन्य मनोवैज्ञानिकों ने। अन्य मनोवैज्ञानिकों का नाम नहीं दिया, ठीक है ना, कई मनोवैज्ञानिकों जिन्होंने इनका विरोध किया है। क्लियर है? दूसरा समझना, यहां पर दूसरा है जेंडर पूर्वाग्रह। तो जेंडर पूर्वाग्रह पर सबसे ज्यादा इनको जो धोया गया है वो कैरोल गिलिगन के द्वारा धोया गया है। ये कौन थी? तो ये महिला मनोवैज्ञानिक थी, इन्होंने जबरदस्त खिंचाई की है कोहल वर्ग की। ये पेपर में आया भी है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा, किस महिला मनोवैज्ञानिक के द्वारा जेंडर पूर्वाग्रह पर लोहर कोहल वर्ग को क्या किया गया है, एक प्रकार से लताड़ा गया है। तो यहां पर इन्होंने क्यों लताड़ा, तो हमने स्टार्टिंग में कहा था, इन्होंने सीधा कहा कैरोल गिलिगन ने कि कोहल वर्ग साहब आपका सिद्धांत तो केवल पुरुष प्रधान है। क्योंकि यहां पर इसमें महिला नैतिकता पर इन्होंने फोकस ही नहीं किया। क्योंकि हमने आपको बताया था, स्टार्टिंग में लिखा था कि कोहल वर्ग के सिद्धांत में कोहल वर्ग ने 3 से लेके 16 वर्ष तक के सिर्फ बालकों को शामिल किया था, किसी बालिका को शामिल नहीं किया था। और क्यों शामिल नहीं किया था? तो यह कोहल वर्ग का खुद का विचार था कि महिलाएं तो हमेशा तीसरे स्तर पर ही रहती हैं नैतिकता के। यानी कि महिलाएं जो हैं उनके आधार पर अगर पूछता है कि कोहल वर्ग ने महिलाओं को शामिल क्यों नहीं किया नैतिक विकास के सिद्धांत में, तो कोहल वर्ग साहब कहते हैं महिलाओं में नैतिकता के विकास की अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं, वह एक जगह ही रहती हैं, इसलिए उनकी नैतिकता या उनकी नैतिकता का जो स्तर है वो हमेशा तीसरे स्तर पर ही रहेगा। यहां पर यह लिखा भी है हमने, आप समझना। महिला मनोवैज्ञानिक जो थी कैरोल गिलिगन, इन्होंने क्या किया है, कोहल वर्ग के सिद्धांत को पुरुष प्रधान बताया है। साथ में क्योंकि इन्होंने महिला नैतिकता पर फोकस नहीं किया, तो किसने कहा कि कोहल वर्ग का सिद्धांत पक्षपाती है? तो कैरोल गिलिगन ने कहा कि कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो पूर्णतः पक्षपाती है, केवल एक ही जेंडर यानी कि केवल पुरुष की ही नैतिकता की बात करता है, महिला नैतिकता की बात नहीं करता। तो फिर कोहल वर्ग से पूछा गया कि भैया तुमने क्यों महिलाओं को नैतिकता में शामिल नहीं किया? तो यह कहते हैं कोहल वर्ग ने महिलाओं को अपने सिद्धांत में शामिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि महिलाएं नैतिक विकास के हमेशा तीसरे स्तर पर ही बनी रहती हैं, हमेशा तीसरे स्तर पर रहेंगी। और तीसरे स्तर पर का मतलब क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्तर पर रहेंगी। यानी कि उनके लिए हमेशा क्या इंपॉर्टेंट रहेगा?
तो उन्होंने उसकी व्याख्या की है, चूंकि वह एक ही जगह रहती हैं। एक ही जगह का मतलब क्या? अब सर चूंकि ये पुरानी कथन है, इनके बहुत पुराने हैं, कई साल पुरानी थ्योरी है, तो उन्होंने कहा है कि वो एक ही जगह रहती हैं। भाई देखा होगा पहले वही पुरुष प्रधान समाज है, वही महिलाओं को केवल घर की जिम्मेदारी दे दी कि भैया तुम्हें घर का ही पूरा मेंटेन रखना है, बच्चों की देखभाल करनी है, सब कुछ करना है, पुरुष जो है वो कमाने बाहर जाएगा। उसके आधार पर कोहल वर्ग ने सिद्धांत दिया कि महिलाएं जो है वो एक ही जगह रहती हैं तथा सामाजिक संबंधों व दूसरे कल्याणकारी कार्यों पर क्या करती हैं? अधिक जोर देती हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो महिलाएं हैं वो सामाजिक संबंधों, यानी आपसी हमारे संबंध खराब ना हो, हम चाहे जितनी परेशानी उठा ले जाएं, अपना स्वार्थ नहीं देखेंगी। इन्होंने क्या कहा है? वो हमेशा एक ही उस पर फोकस रहेगा, सामाजिक संबंध। बात समझ पाए कि नहीं? साथ में कल्याणकारी कार्यों पर क्या रहती हैं? फोकस रहती हैं। और ये वास्तविकता में देखा जाए, ये वास्तव में एक प्रकार से पूर्वाग्रह है। अभी आप पढ़ेंगे जब बाद में जेंडर पूर्वाग्रह, तो उसमें तो जरूर समझेंगे। ये आपका एक प्रकार से जो कैरोल गिलिगन ने कहा है, आपका जो सिद्धांत है वो वास्तविकता में किस पर आधारित है? तो एक प्रकार से जेंडर पूर्वाग्रह पर आधारित है। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी कि यहां पर कहा है कि सामाजिक संबंधों मतलब हमेशा आपसी संबंध बेहतर रखने की कोशिश करेंगी, चाहे उसमें उनका खुद का लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो आपका तीसरा स्तर ही तो कहता है, ध्यान करो आप जब तीसरे स्तर की तरफ बढ़ते हो तो वहां पर क्या किया जाता? भैया हमारा चाहे जो कुछ हो, लेकिन हम तो एक सार्वभौमिकता के जीवन पर चलेंगे, यानी कि दूसरों के लिए सिर्फ भलाई करते रहेंगे। बात समझ पाई कि नहीं? तो उन्होंने कहा महिलाएं केवल तीसरे स्तर पर ही क्या रहती हैं? नैतिकता के स्तर पर रहती हैं। बात समझ पाए? अब इसके बाद कैरोल गिलिगन ने क्या माना कि अब, लेकिन इसके उलट कैरोल गिलिगन क्या कहती हैं? ये इंपोर्टेंट कथन है, ध्यान रखना है। कैरोल गिलिगन की नजर में पुरुषों की नैतिकता में हमेशा न्याय शामिल रहता है। ये इंपोर्टेंट है। अगर पूछे कि कैरोल और जो गिलिगन है, उनकी नजर में पुरुष की नैतिकता में हमेशा क्या रहता है? तो न्याय या जस्टिस। न्याय में वो हमेशा सिर्फ यही देखेगा कि कौन सही और कौन गलत। इसलिए आप क्या कर पाए? पुरुषों को शामिल लेके आप नैतिकता का क्या दे पाए? सिद्धांत दे पाए। और आपके सिद्धांत से भी यही पता चलता है कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरुषों की जो नैतिकता है उसमें क्या शामिल रहता है? न्याय। देखना भी बताते हैं कैसे न्याय। जबकि महिलाओं की नैतिकता में देखभाल शामिल है, यानी कि केयर शामिल है। ये किसने कहा है? गिलिगन साहब ने कहा है। अब न्याय का मतलब क्या? देखा होगा, अगर बच्चे कोई गलती कर दें, मम्मी घर पर है और मम्मी के सामने अगर गलती की है तो मम्मी उस गलती को छिपा ले जाएंगी, बच्चे की केयर से शामिल रहेगी उनकी नैतिकता। लेकिन वहीं अगर पापा हो तो कहेंगे नहीं बेटा तुम ये गलती की है, तुम गलत हो तो हो। यानी कि उनका जो नैतिकता रहती है वो किस पर आधारित रहती है? सही और गलत पर आधारित रहती है। बात समझ पाए कि नहीं? अगर महिलाएं जो रहेंगी उनकी जो नैतिकता में शामिल क्या है? तो देखभाल शामिल है, केयर शामिल है। हमेशा वो किसकी बात करेंगे? जो भी निर्णय रहेगा नैतिकता के आधार पर, उसमें केयर को क्या किया जाएगा? प्रधान किया जाएगा। लेकिन यदि कहा जाए पुरुष, तो पुरुष की नैतिकता में क्या शामिल माना गया है? ये गिलिगन साहब ने क्या माना है? न्याय माना है। ठीक है, फिर देखना साथ में है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। अब ये क्या सांस्कृतिक पूर्वाग्रह? क्या आपके कोहल वर्ग ने इस सिद्धांत को बनाते समय संस्कृतियों का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कहा हमारा सिद्धांत सभी संस्कृतियों पर समान रूप से लागू होता है। कोहल वर्ग ने कहा हमारा सिद्धांत सभी संस्कृतियों पर समान रूप से लागू होता है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। इन्होंने जो सिद्धांत बनाया, इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो सिद्धांत है वो, कोहल वर्ग ने कहा कि हमारा सिद्धांत समस्त संस्कृतियों पर समान रूप से लागू होता है। कैरोल गिलिगन साहब बोली और अन्य मनोवैज्ञानिक बोले ऐसा संभव नहीं है। बोले कैसे संभव नहीं है? बोले देखो हम एग्जाम्पल देते हैं कैसे संभव नहीं है। पश्चिमी संस्कृति अलग है और आपकी जो पूर्व संस्कृति है वो अलग है। पूर्वी संस्कृति का मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं, आपका एशिया वाला जो पार्ट है और यूरोप वाला जो पार्ट है उसको पश्चिमी संस्कृति के रूप में जाने जाते हैं। जिसको प्राच्य कहें या पाश्चात्य कहें, एक ही बात है। तो देखा हो दोनों की संस्कृतियों में अंतर है। वहां पर देखा होगा आपने, समझना, वहां पर देखा होगा कि कैसे नैतिकता, अगर अपने हम तुम्हें ऐसा एग्जांपल देते तो तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। देखना,
अपने भारत की अगर बात कहें तो भारत की संस्कृति अलग है, अगर अमेरिका की बात कहें तो अमेरिका की संस्कृति अलग है। बोले दोनों के लिए, कोहल वर्ग ने कहा दोनों की संस्कृति के लिए समान सिद्धांत लागू है, यही सिद्धांत सब पर लागू होगा, यही नैतिकता का सिद्धांत लागू होगा। अन्य मनोवैज्ञानिक बोले कैसे? बोले देखो कैसे नहीं। भारत में, अमेरिका में ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, ये इनका लड़का है, ये इनका लड़का है। ये लड़का पिता को पिताजी नहीं कहेगा, माता को माताजी नहीं कहेगा, सीधा नाम से पुकारेगा। ये सीधे अपनी माता को नाम से पुकारेंगे, देखा होगा आपने फिल्मों वगैरह में, सीधा कहेगा माताजी नहीं, जो भी नाम होगा वो सीधा बुलाएगा, जो भी पिता का नाम होगा सीधा बुलाएगा, ए मिस्टर इधर आओ। बात समझ पाए कि नहीं? लेकिन अगर इसी बच्चे को यहां भारतीय संस्कृति में लाया जाए और यहां पर सीधा नाम से पुकारने के बाद भी इसको ये नहीं कहेंगे कि ये बालक को नैतिकता नहीं आती, माता पिता से बात करना नहीं आता, वहां तो सभी लोग ऐसे ही बात करते हैं, सभी लोगों के नाम लेकर के। बात समझ पाए कि नहीं? चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे मामा हो, चाहे मामी हो, चाहे चाचा, कोई भी हो, चाहे माता पिता हो, सबके सीधे नाम लिए जाते हैं। लेकिन वही बालक अगर भारतीय संस्कृति का कोई लड़का है और अगर वो माता पिता को सभी के सामने उनके नाम से पुकार रहा है तो कहेंगे कैसा बालक है, तुमने को नैतिकता ही नहीं सिखाई। तो वही सिद्धांत पश्चिमी यानी कि अमेरिका जैसी संस्कृति के लिए बच्चे की नैतिकता तो सही है, लेकिन अगर वही सिद्धांत यहां पर लागू किया जाए तो वह बालक कैसा हो जाएगा? अनैतिक कहलाएगा। यानी कि एक ही सिद्धांत जो है वो सभी संस्कृतियों पर समान रूप से लागू नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो यहां पर यही लिखा है, व्यक्तिवादी संस्कृतियां व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देती हैं। अब इसको और तुम्हें डिटेल समझाते हैं। व्यक्तिवादी संस्कृतियां व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देती हैं, मतलब क्या? व्यक्तिवादी संस्कृतियां का मतलब है कि भैया हमें तो सिर्फ अपने से मतलब है, माता पिता से, हमें बड़ी फैमिली से मतलब नहीं, यानी कि हम तो केवल इंडिविजुअल मतलब रखेंगे, हमें ज्यादा बड़ी फैमिली से मतलब नहीं। यानी कि यहां पर व्यक्तिगत संस्कृतियां अपने व्यक्तिगत अधिकारों पर क्या करती हैं? बल देती हैं, जबकि सामूहिक जो संस्कृतियां रहेंगी वो समाज या समुदाय पर बल देती हैं। और इसका ध्यान किसने नहीं रखा? कोहल वर्ग ने नहीं रखा। कोहल वर्ग ने सभी संस्कृतियों के लिए समान सिद्धांत बना दिया। अगर किसी बालक से जो आपका अमेरिका में रहने वाला है, अगर उससे नैतिकता के प्रश्न पूछे जाएंगे तो हो सकता वो इसका जवाब कुछ और दे, क्योंकि उसकी नजर में व्यक्तिगत अधिकार रखना ही आपकी क्या है? सबसे बड़ी नैतिकता है। यानी कि किसी बालक को अगर देखा जाए, पश्चिमी संस्कृति का अगर कोई बालक है और उसको अगर यहां पर रखकर प्रश्न पूछा जाए कि बेटा बताओ केवल तुम्हें चोरी करने का मौका दिया जा रहा है, क्या तुम चोरी करके परीक्षा में टॉप करना चाहोगे? तो कहेगा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरा खुद का लाभ हो रहा है, मेरा व्यक्तिगत अधिकार सुरक्षित होना चाहिए, मैं ये काम कर लूंगा। लेकिन उसकी जगह पर अगर कोई ऐसी संस्कृति का बालक जो समाज व समुदाय को अलग अलग विशेष महत्व देता है और उससे अगर यह बात पूछी जाए क्या तुम समाज और संस्कृति को तोड़ करके वो काम करना चाहोगे, वो कहेगा नहीं, हम तो समाज और संस्कृति के अकॉर्डिंग चलना चाहेंगे। यानी कि संस्कृति के आधार पर व्यक्ति की नैतिकता क्या है? बदल जाएगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सर क्या कहा? यानी कि यहां पर जबकि इन्होंने कोई बल नहीं दिया, उन्होंने कहा यह सिद्धांत सभी संस्कृतियों पर समान रूप से लागू है। तो याद रखना, व्यक्तिगत संस्कृतियां व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देंगी। सामूहिक संस्कृतियां, भाई ऐसे कोई व्यक्ति है, भैया माता रहते, पिता रहते हमारे घर में और हम रहते, तो हमें तो केवल तीनों से मतलब है, हमें और क्या करना किसी से। लेकिन एक व्यक्ति जो समाज में रहा है, समुदाय में रहा है, सामूहिक रूप से रहा है, तो वो अपने बारे में तो सोचेगा लेकिन पूरे समाज को लेकर चलेगा। आज समझ पाए कि नहीं? आज समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? भाई अंग्रेज आए, उन्हें क्या करना था भारतीय जनता से? उन्हें तो केवल पैसे कमाने से मतलब था, चाहे जैसे आए, चाहे मार के आए, चाहे पीट के आए। लेकिन महात्मा गांधी जानते थे कि भैया इन लोगों को आजाद कराना ही जरूरी है, क्योंकि हम तो समाज को लेके आगे चलेंगे। बात समझ पा रहे सर क्या कह रहे?
यानी कि यहां पर जो सिद्धांत है कोहल वर्ग का, उन्होंने सिर्फ उन्होंने सभी संस्कृतियों पर इसको समान रूप से लागू माना है, जबकि ऐसा संभव नहीं। एक के लिए अगर एक नैतिकता है तो दूसरे के लिए वो अनैतिकता होगी। हो सकता है इसके लिए अनैतिकता हो और वह पहले के लिए क्या हो, नैतिकता का काम करे। तो आपको ध्यान रखना है दोनों में कि हमने आपको सीधा ये एग्जांपल दिया है, अगर कोई अमेरिका में माता पिता को उनके नाम से पुकारता है, कोई बुराई नहीं है, सभी लोग पुकारते हैं। लेकिन अपने में अगर भारत में कोई बुला दे कि रमेश इधर आओ, वहां तो कहेंगे मिस्टर रमेश क्या कर रहे हो। यहां पर मिस्टर रमेश इधर आओ कह दिया तो पापा थपड़ाएंगे अलग और कहेंगे तब नालायक निकल बाहर यहां से। बात समझ पाए कि नहीं? यहां पर उसको अनैतिक घोषित कर दिया जाएगा। तो सभी संस्कृतियों पर इनका सिद्धांत समान रूप से लागू नहीं है। बात समझ पाए कि नहीं सर? चलिए अब लेते हैं, थोड़ा सा और रह गया है क्या, ये आयु पूर्वाग्रह है। आयु पूर्वाग्रह का मतलब क्या? इन्होंने कहा है, एक केवल एक लाइन है, अधिकांश बच्चे 16 वर्ष से कम थे। यानी कि कोहल वर्ग ने जितने बच्चों को लिया वो सारे के सारे बच्चे आपके क्या थे, 16 वर्ष से कम। इन्होंने कहा, वैसे इन्होंने जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने तो पूरा डिटेल में कहा, लेकिन अपन को इतना नहीं, अपन को केवल इतना याद रखना है आयु के संदर्भ में पूर्वाग्रह था। केवल कम उम्र के बालकों को ही इन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल किया। इन्होंने ऐसे लोगों को सिद्धांत में शामिल नहीं किया जो शादीशुदा थे, अनमैरिड, यानी कि बिना शादी किए हुए लोगों को ही इन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल किया, जिन लोगों को अधिक अनुभव नहीं था। इस आधार पर ये आपका जो सिद्धांत है ये आयु पूर्वाग्रह पर क्या रहेगा, आधारित रहेगा। यानी कि ये सिद्धांत केवल उतने ही उम्र तक के बालकों की नैतिकता का आकलन कर पाएगा, बड़े उम्र की नैतिकता पर ये आप सिद्धांत लागू करो तो ये संभव नहीं। बात समझ पाए कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें आपने केवल 16 वर्ष से कम बालक लिए और उनको किसी भी प्रकार का समाज का, शादी के बाद का कोई अनुभव उनके पास नहीं था। और जब कोई अनुभव नहीं था तो उनकी नैतिकता मात्र 16 वर्ष तक के बालकों के आधार पर ही तर्क होगा, उन्हीं के आधार पर वो निष्कर्ष निकालेंगे और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बात समझ पाए? इसलिए ये सिद्धांत आपका क्या रहेगा, आयु पूर्वाग्रह पर भी आधारित रहेगा। 2 पॉइंट और याद रखते हैं। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग में क्या कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सीधे पेपर में आपके पूछे गए हैं, तो आपको इनको भी याद रखना। देखना क्या कहा, यह सिद्धांत माता पिता को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने में मदद करता है। तो कैसे, किस प्रकार से ये बच्चों का, माता पिता को बच्चों के मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? तो यहां पर लिखा है छोटे बच्चे वाले माता पिता का नियम पालन पर काम करना। मतलब क्या? और दूसरा में लिखा है जबकि बड़े बच्चों को सामाजिक अपेक्षाओं के बारे में सिखाना। ये सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। कैसे? वो कहेंगे बताओ, जरूरी नहीं कि कहीं कोहल वर्ग का नाम दे, और हो सकता दे भी दे। बताओ कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो आपके माता पिता हैं या जो आपके अध्यापक हैं उनको किस नियम पर या कोहल वर्ग के किस अवस्था का पालन करना चाहिए? तो पहली अवस्था दी गई है दंड एवं आज्ञा पालन। यानी कि छोटे बच्चे सिर्फ किसकी भाषा समझते हैं? तो छोटे बच्चे जो है वो नियम पालन, यानी कि हमने कोई नियम बना दिया उसी नियम पर उनको क्या कराना है, पालन कराना है। एक प्रकार से पूर्व पारंपरिक स्तर। बात समझ पाए? क्योंकि नियम पालन कहां पर कराया जाता, जो नियम है वो बदले नहीं जा सकते और नियम पालन पर ही आपको काम करना है। तो माता पिता, छोटे बच्चे वाले माता पिता को किस प्रकार के नियमों पर काम करना चाहिए या किस प्रकार से बच्चे में नैतिकता का विकास करना चाहिए, या नैतिकता का विकास करने के लिए छोटे बच्चे वाले माता पिताओं को क्या करना चाहिए, तो नियम पालन पर काम करना चाहिए। वो ऐसे रूल बनाए कि देखो बेटा 1 घंटा ही तुम्हें मोबाइल चलाना है, 1 घंटा देखो हम चलाते हैं। बात समझ पाए? तो आध घंटा ही, तुम देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के लिए नियम बना देते, तुम 15 मिनट 1 घंटा तुमने टीवी देख लिए, अब 1 घंटा तुम पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर हम तुमको 1 घंटा खेलने देंगे। यानी कि रूल्स बनाए जाते, रेगुलेशन बनाया जाता। तो छोटे बच्चों के लिए क्या बनाना है, रूल्स रेगुलेशन के आधार पर उसकी नैतिकता तय करनी है। जबकि बड़े बच्चों के लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं, उनसे सामाजिक अपेक्षाओं के बारे में सिखाना है कि बेटा समाज तुमसे क्या अपेक्षाएं किए है, तुम अच्छा लड़का अच्छी लड़की बन के दिखाओ। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि गुड गर्ल, गुड बॉय और गुड गर्ल, वैसे तो गुड बॉय और नाइस गर्ल आता है और ओरिएंटेशन उसमें किताब में लिखा है, ठीक है ना? तो याद रखना है कि बड़े बच्चों के लिए माता पिता क्या नियम बनाए, दंड एवं आज्ञा पालन नहीं, नियम पालन नहीं, सिर्फ सामाजिक अपेक्षाओं के बारे में बच्चों को सिखाना है कि बेटा तुम करो। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता को आपसे उम्मीद है। आपसे ये नहीं कहेगा बड़े में जब आप बड़े हो जाओगे
कि तुम्हारी पिटाई होगी, तुम पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे। पापा यही कहेंगे, बेटा थोड़ा बहुत पढ़ लो, कम से कम तुम हमारी नाक तो बचा लोगे, मतलब हमारी नाक तो मोहल्ले में दिखाने लायक हम रहेंगे और तुम रहोगे, इतना तो पढ़ लो कि तुम कम से कम फेल ना हो। यानी कि सामाजिक अपेक्षाओं के बारे में बच्चों को सिखाना है। बात समझ पाए कि नहीं? डंडे के आधार पर यहां बालक नहीं पढ़ेगा। इसके बाद दूसरा ये है, ये भी शैक्षिक वो है, एक किंडरगार्टन शिक्षक कक्षा। मतलब क्या? एक किंडरगार्टन का मतलब है छोटी कक्षा के शिक्षक। किंडरगार्टन का मतलब जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, 1 से लेके वही 5, यानी कि अधिकतर छोटे बच्चे। तो जो छोटे बच्चे हैं, किंडरगार्टन शिक्षक कक्षा के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित करके उनका उल्लंघन करने के परिणामों को निर्धारित करके नैतिक विकास बढ़ाने में मदद करता है। और ये समझ गए होंगे कि जितने छोटे बच्चे होंगे उनका अध्यापक उनके अंदर नैतिकता का विकास कैसे करेगा, तो उसके लिए स्पष्ट नियम बना दो। अगर आपने कक्षा में शोर शराबा किया तो हम तुम्हें कक्षा से बाहर निकाल देंगे। वैसे ऐसे कोई कथन अपन को मान्य नहीं है, लेकिन चूंकि हमें कोई ना कोई नियम तो बनाना है जिसके हिसाब से बच्चे की नैतिकता तय हो, तो हमने कोई नियम बना दिया, बेटा कोई चोरी नहीं करेगा, अगर चोरी करता पाया गया तो उसको दंड दिया जाएगा। यानी कि यहां पर क्या कहा गया है, किंडरगार्टन शिक्षक कक्षा के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित कर सकता है, बेटा 8 बजे विद्यालय आना है। बात समझ पा रहे? तो यहां पर कहा है उनका उल्लंघन करने के परिणामों को भी निर्धारित कर दे कि अगर आपने इस नियम का उल्लंघन किया तो आपको यह परिणाम देखना पड़ेगा। बात समझ पाए? छोटे में अध्यापक बहुत धमकियां देते थे, बेटा तुम मुंहधम कर रहे, तुम्हारे पिताजी को हम फोन लगा रहे, रुक जाओ, तुम्हारे घर पर हम आ रहे। अब बच्चा शांत दुबक के बैठ गया। तो यहां पर बच्चे को नैतिकता का निर्धारण करने के लिए किंडरगार्टन शिक्षक क्या करे, स्पष्ट नियम निर्धारित करके उनका उल्लंघन करने के परिणामों को निर्धारित करके नैतिक विकास का क्या करे, नैतिक विकास बढ़ाने में मदद करे। जबकि एक हाई स्कूल शिक्षक क्या करेगा, उसके विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है, लेकिन किस आधार पर? वो 2 आधार नीचे दिए गए हैं, चरण 3 और चरण 4 के आधार पर। वही हमने आपको बताया, अच्छे पारस्परिक संबंधों का विकास करना। यानी कि चरण 3 क्या कहता है, गुड गर्ल, गुड बॉय और गुड गर्ल, यानी कि हमें अच्छे पारस्परिक संबंध बनाने हैं। अच्छे पारस्परिक संबंध का मतलब या सामाजिक व्यवस्था बना रखनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। हमें अपना हित नहीं देखना, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिसके लिए सिर्फ हम केवल लाभान्वित हो जाएं और कोई हम समाज का कानून तोड़ दें। यहां पर हमने आपको समझाया चरण 3, चरण 4, और चरण 3 में क्या कहा गया, अच्छे पारस्परिक संबंधों को विकसित करना। अच्छे पारस्परिक संबंधों, ये पारस्परिक संबंध का मतलब वो नहीं टिट फॉर टैट नहीं है सर, जैसे को तैसा, कि बेटा जैसा तुम्हारे साथ उसने किया तुम भी वैसा ही उसके साथ कर दो, वो तो दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था में क्या कहा गया, अच्छे पारस्परिक संबंध, यानी कि जैसे हमारे मित्र अच्छे हैं वैसा ही अच्छा हम बन के दिखाएं। बात समझ पा रहे कि नहीं? जरूरी नहीं मित्र, हम कहते हैं बेटा तुम्हारे पिताजी तो इतने सज्जन हैं और तुम इतने नालायक, अपने पिताजी जैसे ही बन जाओ थोड़ा बहुत। यानी कि अच्छे पारस्परिक संबंधों को क्या करना है, बच्चे के अंदर विकसित करना है। और अच्छे पारस्परिक संबंध हम क्या करेंगे, दूसरों को उनकी नकल करवाकर, हमें कोई लाभ नहीं हो रहा उससे, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि बेटा दूसरे के जैसा बन जाओ। बात समझ पा रहे? साथ में चौथा चरण, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था का मतलब हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। हमें कानून व्यवस्था के अनुसार अपने व्यक्तिगत हित को त्यागते हुए क्या करना है, कार्य करना है। बात समझ पाए? और सर ये आपका कंप्लीट हो गया, बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो सर। क्या 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 ये तो किंडरगार्टन कक्षा के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित करके उनके परिणामों को निर्धारित करके, पहली ही अवस्था तो है दंड एवं आज्ञा पालन। पूर्व पारंपरिक स्तर में किंडरगार्टन शिक्षक निश्चित नियम निर्धारित करेगा। बेटा आइसक्रीम ज्यादा खाई तो हम पिटाई करेंगे, ध्यान करो, दंड एवं आज्ञा पालन, उसमें नियम स्पष्ट होते हैं, नियम निर्धारित होते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। हमने इस एक्सप्लेन किया है तुम्हें, ठीक है? बताइए, ठीक है? तो ये यहां तक पूरा का पूरा सिद्धांत था। आपको याद रखना है, अगर किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट है तो आप पूछ सकते हो। हमने अधिकतर सारे पॉइंट आपको ये मान के चलो कि ये हमने तुम्हें पूरा सिद्धांत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब इससे बाहर ना तो सर सीटेट में आएगा, ना सुपर टेट में आएगा, ना यूपी टेट में आएगा और ना
कोई एग्जाम डीएसएसबी का भी हो जुलाई अगस्त में तो उसमें भी नहीं आएगा। मतलब इतना डीप लेके चल रहे हैं कि आप साइकोलॉजी का ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों को शायद कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से सोच पाए तो हम जस्ट इसके बाद जो आपके प्रश्न है, हमने आपसे कहा था तो हम प्रश्न और कराते हैं। जितने प्रश्न आज हो जाते हैं आज, शेष रहेंगे तो कल करा देंगे, ठीक है ना। तो जो भी प्रश्न है पूरा हम आपको कराते हैं, लगभग 30-35 प्रश्न है तो आपको कराते हैं। हमने आपसे कहा भी था कि आप घर से करके आते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो यहां तो हम कराएंगे, ठीक है ना। चलिए।